नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के त्रिशूल प्लान की। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि पीडीए के जिस फार्मूले पर या जिस रणनीति पर समाजवादी पार्टी या यूं कहे कि इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहा है, आखिर उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास कौन सा फार्मूला है? तो क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक प्रयोग करेगी जहां पर हिंदुत्व के नारे के साथ एक बार फिर से वो तमाम जातियों को जो हिंदू वर्ग से आती हैं, हिंदू समुदाय से आती है, उनको समाहित करने का प्रयास करेगी? 2014 में लगभग यही फार्मूला था कि जब अगड़े पिछड़े और दलितों तमाम जातियों ने एक साथ एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और ये सिलसिला लगातार जारी है, यानी 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग अजेय जैसी स्थिति में है। लेकिन घोसी उपचुनाव के नतीजे ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल दिया, या यूं कहे कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ एक संकेत दे रही है घोसी उपचुनाव के जो नतीजे हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने हिंदुत्व के प्रयोग को उत्तर प्रदेश में आजमाएगी? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है और आने वाले वक्त में देश भर के तमाम गांवों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा, संघ की ऐसी प्लानिंग है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी खुद भी बड़े पैमाने पर इसके प्रचार प्रसार के साथ साथ वहां पर जिस तरीके का विकास कार्य हो रहा है उसको लेकर के तमाम मंचों पर अपने अपने तरीके से इन दावों को पेश करती है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जिस तरीके से बनाया गया, वहां पर निश्चित तौर से पर्यटकों की संख्या बढ़ी और उसके साथ साथ एक मैसेज भी वहां पर गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे से अभी तक डिगी नहीं है। मथुरा में भी विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। तो भले ही प्रत्यक्ष तौर पर ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एक संदेश देने की कोशिश तो की ही जा रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में जितने भी हिंदुत्व के बड़े धाम हैं या बड़े केंद्र हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, वहां के विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता में रखे हुए हैं। तो क्या आने वाले वक्त में पीडीए के जवाब में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेल सकती है? आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान मौजूद है। एक एक करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुहासपा से। जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत हम करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी से। आलोक जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहा जा रहा है कि तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए भले ही ये एक उत्साहवर्धक परिणाम हो, लेकिन आपके लिए मंथन का दौर है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने त्रिशूल यानी काशी, मथुरा और अयोध्या, ये जो 3 प्रमुख हिंदुत्व के केंद्र हैं, इसके विकास कार्यों को लेकर के, या इसकी कर्मवीर आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को फिर से धार देने की तैयारी कर रही है? देखिए मानस भाई, निश्चित रूप से जो इलेक्शन घोसी में हुआ था उसे हमें जीतना था। हमने कोशिश भी की थी, पूरा प्रयास भी किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक लाइन अक्सर दोहराते हैं, ना जीत में, ना हार में, किंचित नहीं भयभीत में। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत भयभीत हार और जीत से बहुत खुश नहीं होते और हार से बहुत दहशत में भयभीत होने की कोई परंपरा अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है अनिल दुबे जी। जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे भरोसा करती है, अटल बिहारी वाजपेयी आपने सुना भी होगा, और अक्सर वो कहते थे कि न जीत में, न हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो भारतीय जनता पार्टी ये परंपरा का हिस्सा है कि जो हम काम करते हैं, जिस तरीके की हमारी सरकार चलती है, योगी जी ने जो 6 सालों में काम किया है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में, मोदी जी ने जो काम 10 सालों में किया है, उसे जनता के बीच में हम लेके जाते हैं। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए
ये जरूरी भी है और वही काम करती है। तो घोसी में भी हमने गंभीरता से चुनाव लड़ा था, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हमें उम्मीद थी कि हम शानदार जीत वहां दर्ज करेंगे। उसकी समीक्षा हो रही है, एनडीए के साथियों के साथ हम बैठते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं कि आखिर क्या कुछ कमी रह गई। कुछ कमियां जरूर थी, इलेक्शन के दौरान ही हमें ये लग रहा था कि थोड़ी सी नाराजगी वहां पर है, लोकल वजह हैं। कुछ नारे भी वहां निकल के वहां पे आए थे कि मोदी योगी तुझसे बैर नहीं, और कुछ और बातें वहां निकल के आई थी। खैर, मुझे लगता है कि बीते दिनों की बात है, 2024 का इलेक्शन है, हम सभी साथी गंभीरता के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 80 सीटों का लक्ष्य हमने 2019 में ही रख लिया था। भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तब भी और जब हारती है तब भी मंथन करती है और काम करती है, एक ऐसा संगठन है। तो 2019 में जो लक्ष्य हमने लेकर के रखा था, जहां हम हारे थे वहां हमने दूनी मेहनत से काम किया, और जहां हम जीते थे वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कि जनवरी के आसपास आप जहां पे आप हमको ले जाना चाह रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, और अयोध्या का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे साधारण मंदिर के तौर पे आप नहीं देख सकते। एक आंदोलन से उपजा हुआ एक भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में जो है आकार ले रहा है। निश्चित रूप से देश दुनिया की निगाहें इसकी तरफ हैं, और जब राम जी वहां विराजेंगे तो एक भव्य एक महोत्सव होना भी चाहिए और होगा भी। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। कुछ चीजें जो है राजनीतिक नजरिए के बाहर की चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की दिशा में बहुत काम किया है। योगी जी की सरकार ने, जो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर अच्छी तरीके से जिनके जहन में होगी, वो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। सड़क, पानी, बिजली पर हमने काम किया है, आम लोगों की बेहतरी के लिए हमने काम किया है, हमने नौजवानों के लिए काम किया है, युवकों के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश की उद्योग में तरक्की कैसी हो, कारोबारी नजरिए की से हमने काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग उत्तर प्रदेश को और देश को देख रहे हैं, करीने से देख रहे हैं, राजनीतिक पुराने समय को भी वो समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में वो काम हुए हैं जो असल में किसी भी सरकार को करना चाहिए। उनको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मानस भाई, हेमंत तिवारी जी, हिंदुत्व का जो त्रिशूल है, आपको लगता है कि पीडीए का वो जवाब हो सकता है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पीडीए के जवाब का विषय नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे थी उसी को और धारदार और व्यापक बनाने का इरादा उसका पहले से था। हिंदुत्व यानी एक हिंदुत्व का लार्जर अम्ब्रेला उसने पहले भी तैयार किया था, अब उसको और थोड़ी सी धार देने की उनकी तैयारी है। तो वो तो उस लाइन पे चलेंगे, और किसी मित्र प्रवक्ता या मित्र नेता के कहने को मतलब नहीं है, तो घोषित सत्य है, स्थापित सत्य है कि हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का चारों ओर गूंजा हुआ एजेंडा, उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन इधर उन्होंने क्या किया, जो 2014 के बाद की जो स्थितियां निर्मित हुई, जहां इन्होंने बहुत साइंटिफिकली काम करना शुरू किया और इसीलिए लगातार जीत रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि हिंदुत्व के अम्ब्रेले में जातियों का खांचा भी इन्होंने ठीक कर दिया। इन्होंने ओबीसी वर्ग पर बड़ा वो किया, इनको मालूम था अपर कास्ट के साथ है। इन्होंने जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़ा है उस पर फोकस किया, दलितों पर फोकस किया, उसका फायदा इनको मिला। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जहां तक बात पीडीए की है, घोषी के परिणाम से आप पीडीए का निर्माण और पीडीए की सफलता जो समाजवादी पार्टी ने क्लेम किया है, आप नहीं इसको मान सकते हैं। घोषी बाई इलेक्शन में मायावती नहीं थी, बसपा नहीं थी, जाहिर सी बात है कि दलित वोटों को बंटवारा होना था। इन्होंने ज्यादा फोकस किया, और भारतीय जनता पार्टी तो वहां मात्र इसलिए इतने बुरी तरीके से हारी कि ये सब हवा में चल रहे थे, इन्होंने जमीन की नब्ज पकड़ी ही नहीं। इनके अपनी पार्टी के नेता और विधायक वो खुद नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान वहां चुनाव जीते। दारा सिंह बाहरी थे, बाहरी होने का नुकसान को उठाना पड़ा और बुरी तरीके से उठाना पड़ा। अल्टीमेटली बेइज्जती तो भाजपा की हुई ना, ये उनको नेताओं को समझना चाहिए था। मंत्री जा करके वहां भाषण करके चले आ रहे हैं, लेकिन जिसको बूथ और वो सेंटर देखना है, जिसको ब्लॉक और गांव देखना है, उसने इस चीज को नहीं ध्यान दिया। जिन जातियों पर, जिन अति पिछड़ी जातियों पर आपको बड़ा भरोसा था, और ओम प्रकाश राजभर चैंपियन की तरह वहां ऐलान कर रहे थे, हर चीज पर बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, वो चीज कहां हुई? राजभर कितने फीसद वोट मिले?
छोड़िए, इधर तो छोड़िए, ये जो लोनिया यानी चौहान जात होती है, यहाँ भी आप मात खा गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो आदत है जिस तरीके से चुनाव लड़ने और जीतने की, आपने उस चीज को एग्जीक्यूट यहां नहीं किया। आप इसी उम्मीद में रहे कि मायावती नहीं तो दलित हमारे पास आएगा। कहां से आएगा साहब? आप अपर कास्ट तो नहीं कंट्रोल कर पाए। बड़ी बड़ी जातियां, चूंकि देखिए जात की बात मैं इसलिए करता हूं कि जात की बात अगर राजनीति और चुनाव दोनों करे झूठा है, झूठ बोल रहा है। जाति उत्तर प्रदेश में कम से कम चुनावी राजनीति की असलियत है, सच्चाई है, सत्य है, इससे तक कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में तो डी कहां रहा? डी तो तब मिल गया अखिलेश यादव को जब मायावती नहीं थी वहां। जब मायावती साथ थी, नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं कह रहा हूं, तीसरी डिबेट है जहां मैं कह रहा हूं कि जब 2019 में एक डेडली कॉम्बिनेशन बना था जिससे बड़ा मजबूत कोई गठबंधन सोच भी नहीं सकता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, सपा बसपा का, तब कहां वोट ट्रांसफर हुए? अगर दलितों को वोट मिले होते तो अखिलेश यादव 5-14 में थे, 5-19 में भी रह जाते सीट पर। ये तो 25 सीट बननी चाहिए थी। आप आंकड़े और वोटर्स की संख्या उठा के वो क्वेश्चन मिला लीजिए, वो नहीं था। और वैसे भी ये माना जाता है, लेकिन उन्होंने वर्क काम किया, कुछ काम किया। मैं ओम प्रकाश राजभर ने जो आरोप लगाए, पैसा दिया, नोट बांटे, मैं इस पे नहीं जाता हूं। हालांकि इलेक्शंस की आजकल की सबसे बड़ी बुराई यही है कि पैसा दारू खूब खर्च होता है, लेकिन मैं उसको भी छोड़ देता हूं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो अपना सिस्टम है, जो एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे अगर गंभीरता से काम किया। लेकिन ट्रैक कौन काम करे? ट्रैक पे आपके नेता ही, आपकी जो भुजाएं हैं वही काम करेंगी। जब आपकी भुजाएं, खुद की भुजाएं नहीं चाहती हैं कि दूसरी भुजा खड़ी हो जाए, आप खड़े हो जाए तो आप कहां से करेंगे? ये बात। दूसरी चीज, पीडीए और आपने जो बताया भाजपा का, तो साहब ऐसा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में संभव ही नहीं है, नहीं संभव। डी डिलीट है। डी कहां? कोई कितना तर्क दे, डी नहीं है। और 5% 7% पाने से कुछ होता नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा पहले रिजल्ट आने के, आप उस वक्त डिबेट ही कर रहे थे 4 बजे, और उनका बयान आ गया समाजवादी पार्टी का कि इंडिया गठबंधन और पीडीए हमारा फार्मूला, तो हमारे फार्मूले की पहली जीत हुई है, यह था। लेकिन फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरे, पिछड़ा में आप क्या है? पिछड़ा में आप पास यादव है एक, उन पे आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी जातियों की जोड़ने की कोशिश आपने 2022 में की, जिसका आपको लाभ भी मिला। लेकिन अब 2022 जैसी भी बाकी जातियों वाली स्थिति है, तो ये चीजें एकदम से वो नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हार तो हार होती है। आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हो, आप दिल्ली में सरकार चला रहे हो, आप लखनऊ में सरकार चला रहे हो, और ये दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है रिसेंट पास्ट का कि बाई इलेक्शन जो है गवर्नमेंट जिस पार्टी की होती वो जीतती, वो भी आप नहीं। तो ये छोटा सिलेक्शन था, इसका असर थोड़े दिन तक जरूर रहेगा। मैं नहीं कहता हूं 2024 तक इसका असर रहेगा, लेकिन थोड़े दिन तक इसका असर जरूर रहेगा। और इस असर को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी अभी मेरा मानना है कि जो 2024 की लड़ाई होगी, अगर इंडिया गठबंधन, मानस जी, अगर इंडिया गठबंधन यह चीज तय कर लेता है कि भाजपा के एक कैंडिडेट के सामने इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा, अगर इस स्थिति का निर्माण अपोजिशन कर लेता है, तब भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चुनौती मिलेगी उसने सोचा भी नहीं होगा, जबरदस्त चुनौती मिलेगी। लेकिन ये ऐसा होना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि बहन जी न इधर है न उधर है, वो तो यही कह रहे हैं ना इनके साथ है न उनके साथ है। अब बिना बहन जी के एक बड़ी पार्टी है, अच्छा खासा अभी 12-14% वोट पिछले इलेक्शन उनको मिला है, तो आप बगैर उनके फिर अपोजिशन को एक मान नहीं सकते हैं। तो ये सारी गांठें हैं, इन गांठों के बीच में भी आगे दीजिए वक्त, हर हफ्ते हर महीने हर दल की रणनीति बनती बिगड़ती बदलती रहेगी। ये राजनीति और राजनीति ऐसा होना। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का रिसेंट पास्ट सबसे ज्यादा, आपने खुद कहा मानस जी, एकदम चैंपियन जैसा रहा है। तो चैंपियन के सामने जब चुनौती आती है, जैसे सोमो लड़ाई WWF की
लड़ाई देखते हैं कुश्ती वाली, एक पहलवान होता है, उसके खिलाफ कई पहलवान मिल के इकट्ठा लड़ते हैं, लेकिन जब सारे मिल के लड़े तब तो चुनौती दे सकते हो। जब एक एक लड़ेंगे तो जो बड़ा पहलवान है, वो पहलवान जो भाजपा पोजीशन उस पटकता रहेगा। यही फार्मूला मान लीजिए। इसके लिए कोई रणनीति, कोई छतरी, कोई ये बनाए। जी महाराज जी, जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश जी, जैसा हेमंत जी जिक्र कर रहे हैं कि पहली तो शर्त ये होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी हो, लेकिन बहन जी के बगैर ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि बहन जी का रुख स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो उनका आकलन है, जो वो बता रहे हैं, जिसको लेकर के आशंका भी है कि पीडी का फार्मूला हो सकता है कि यहाँ पर घोसी के उपचुनाव में जरूर कामयाब रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में भी असरकारक होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि दलित वोट बैंक आमतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ रहता नहीं है। जी मानस जी, ये तो सच है कि अगर देखा जाए 1-2 दशक की तारीख, तो निश्चित रूप से दलितों का वोटों का उस तरह ध्रुवीकरण नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन ये है कि घोसी में ये मैसेज तो है, और हेमंत जी जिसकी चर्चा भी कर रहे थे कि जब बहन जी 2019 अलायंस में थी तब उस तरह का वोट नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बहन जी को कमजोर कैंडिडेट दिला के या फिर उनको न्यूट्रल करके जो इनकी राशन वाली पॉलिटिक्स है, तो इन्हें लगता है कि उससे वो खींच लेते हैं। तो घोसी ने तो मैसेज दे दिया है, और मैसेज बहन जी के लिए भी है कि अगर वो मतलब बाबा साहब की जो विरासत है, जो दलित चेतना है, उसके ठीक दूसरे ध्रुव पे जाती हैं, मनुवादी विचारधारा के साथ अगर जाती हैं, तो वो फिलहाल उनका पेटेंट नहीं है, क्योंकि बहन जी का खुलेआम तो मैसेज था नहीं। लेकिन अगर दलित भाइयों ने दूरदर्शिता से, चूंकि जो खबरें आई थी अब प्रमाणिक हैं कि नहीं है, बहन जी ने नोटा के लिए कहा था, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई थी। अब मान लीजिए वो नहीं भी हुआ हो, तो बहन जी ने सपोर्ट तो किया नहीं, लेकिन अगर दलित वोटों का ध्रुवीकरण इस तरह हो गया, और वो भी मतलब समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो सवर्ण समुदाय के थे, स्वाभाविक सी बात है, तो ये तो तय हो गया कि मतलब भाजपा अगर अति पिछड़ा कैंडिडेट भी खड़ा करेगी, दारा सिंह चौहान, तो भाई नुनिया चौहान वहां अति पिछड़े ही माने जाते हैं पूर्वांचल में, मऊ में, तो अगर उनको भी छोड़ के अगर वो समाजवादी नेतृत्व में जा रहा दलित, तो मुझे लग रहा है कि आज की जो हालात है, कभी गया या नहीं गया, दलितों में इतना जागरण है, सोशल मीडिया का दौर है, पढ़ी लिखी एक तबका उनके पास है, जिस तरह से संविधान खतरे में है, बाबा साहब की विरासत खतरे में है, तो उन्हें यह है कि जैसे देखिए, जब गांधी जी भारत छोड़ो कहते थे, भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेज यही तर्क देते थे कि अरे हम चले जाएंगे तो लेकिन आपका होगा क्या, तो यहाँ जापानी कब्जा कर लेंगे, तो वो कहते थे पहले आप जाइए, हमें नकली लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें अराजकता कबूल है, लेकिन आप चले जाइए, जो हमारी नियत होगी। तो दलित इस मुकाम पे खड़ा हो गया है कि उसको जो भी 60-70 साल में थोड़ी बहुत सहूलियत, सहभागिता, प्रशासनिक आरक्षण के बलबूते थी, विधानसभाओं में थी, तो वो ये देख रहा है कि भाजपा हिंदू लास्ट दिन बना तो लेती है, लेकिन जब सहभागिता की बात आती है तो स्वाभाविक है, चाहे मंत्रिमंडल हो, उच्च सदन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रकाश राजभर खुद बड़ा आंकड़ा देते रहे हैं, एसएसपी से लेकर थानाध्यक्ष तक, तो वहां से खारिज किया जाता है। और जो जिस तरह से मतलब हाथरस में कहे कि हमारी बहनों के साथ मतलब उनके अंतिम क्रिया के मतलब कहिए कि संस्कार से भी वंचित किया गया, या सीधी वाले मसले को ही देख लीजिए, या कहीं के भी ऐसे मसले जो दलितों पे, इस एनसीआरबी का आंकड़ा तो गवाह है ही है। तो दलित आज उस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर बाबा साहब की विरासत को बचाना है तो निश्चित रूप से पहले तो एनडीए से मुक्ति मिले, और जो आर्थिक सरोकार है उसका वो भी ये है कि निश्चित रूप से निजीकरण का लाभ दलितों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, पब्लिक सेक्टर डैमेज हुआ जा रहा, जो पब्लिक सेक्टर की मतलब नौकरियां आ नहीं रही, आउटसोर्सिंग के हवाले है, पैकेज पे वो कहिए कि निश्चित रूप से एनडीए के जो उच्च वर्गीय लोग हैं या अमीर परस्त लोग हैं उनका लाभ है। तो दलित अकारण नहीं गया है, 2019 में जाना उसकी नियति है, क्योंकि अगर वो जमहूरियत चाहता है, सामाजिक न्याय की विरासत बचाना चाहता है, बाबा साहब पेरियार की विरासत बचाना चाहता। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, जो त्रिशूल का क्या मसला हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर हो, अगर तारीख उठा के देख लीजिए, अगर ये सोने के भी बना दीजिए आप, क्योंकि जब भी खिलाफत कमजोर हुई हो या तो यूरोप में जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की चेतना आई, तो पोप के बरक्स उसी ईसाई राज्यों ने लड़के उनके शिक्षा के, उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए, यहां तक कि उनकी संपत्ति भी अधिग्रहित की, किसी गजनी ने नहीं लूटा,
ईसाइयों ने ही किया। तो अब ये है कि ये धार्मिक कर्तव्य, राम हमारी आस्था है, लेकिन कबीर के भी राम है, गांधी के भी राम, राम भाजपा के पेटेंट नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इस भ्रम में है कि राम मंदिर से केवल भाजपा को लाभ होना है, तो इनका मानसिक दिवालियापन है। भारतीय संस्कृति को ये जानते नहीं है। निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की विरासत, सामाजिक न्याय की चेतना की जीत हुई है घोसी में, और भारतीय जनता पार्टी उसके ठीक अगेंस्ट है। तो हमें तो लगता है कि आगे 2024 में हम इसी दिशा में बढ़ेंगे और एनडीए को शिकस्त मिलना आसान है। सुभाषपा को जोड़ा ही इसीलिए गया था कि ताकि अति पिछड़ी जातियों का साथ मिल जाए पूर्वांचल में, क्योंकि जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में यादव के साथ खड़े होकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हारने का काम किया ओम प्रकाश राजभर जी ने, लेकिन इस बार तो वो खुद ही खारिज कर दिए कि वहां के मतदाताओं द्वारा। तो जैनेन्द्र जी, एक बड़ा सवाल तो ये है ही आपके ऊपर भी, हिंदुत्व का ही एक एजेंडा, हिंदुत्व का ही सहारा, और उसी के नीचे मुझे लग रहा है कि आप लोग भी समाहित हो जाएंगे। नहीं, हमारी जो पार्टी ने गठबंधन किया है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके किया है, जो चुनावों के बाद लागू होता है। अभी तो जो हमारी लाइन है वही भाजपा की भी लाइन है, और वही एनडीए गठबंधन के सभी साथियों की लाइन है। अभी हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि हिंदुत्व ऐसा है, हिंदुत्व वैसा है, ये यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन इनके गठबंधन के कोई साथी गाली दे रहे हैं हिंदुत्व को, कोई रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं, कोई भगवान राम पे उंगली उठा रहे हैं। आपने जो सबसे पहली बात कही थी कि मथुरा, काशी, अयोध्या, बिल्कुल लोहिया जी समाजवादी थे, कौन नहीं जानता है। लोहिया जी क्या कहते थे? राम, कृष्ण और शिव इस देश की आत्मा है। तो आप क्या कहेंगे कि लोहिया जी भी त्रिशूल लेके दौड़ रहे थे क्या? या ये इन्होंने कोई नया समाजवाद की धारा शुरू की है हमारे समाजवादी भाइयों ने? लेकिन देखिए, यहाँ पे बीच बीच में कुछ बातें आई, मैं बताता चलता हूँ कि एक तो जो इस देश का बहुसंख्यक है, इंडिया गठबंधन की ये एक आए दिन की रीत हो गई है कि वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक को या उनके धर्म के नाम पे या उनके भगवान के नाम पे आए दिन गाली देते हैं। आप बताइए, जो उन्होंने रेबीज से या एड्स से तुलना की, कितना उचित है? पूरी, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने केवल कुछ लोगों का, पूरे बहुसंख्यक समुदाय को कहा। ठीक, इनको लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही जाके ये जीत जाएंगे, लेकिन गलत बात है। जो पसमानदा मुस्लिम है वो धीरे धीरे हमारे एनडीए गठबंधन के साथ आ रहा है, और ऐसी मतलब इस भारत के अंदर चाहे प्रदेश लेवल पे हो चाहे देश लेवल पे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, योजनाएं चल रही हैं जिनमें सबको एक समान लाभ मिल रहा है। ठीक, विकास की हम बात करते हैं, विकास आपने देखा होगा कि 130 योजनाओं का जो योगी जी ने खाका खींचा था, उसमें से लगभग 110 योजनाओं पे काम हो चुका है या हो रहा है। जो 20 योजनाएं हैं वो भी अदालत में अटकी पड़ी हैं, उस वजह से वो नहीं हो पा रही हैं। एक और चीज आई कि जाति की बात हमारे एक भाई ने कही, बिल्कुल आपने उचित कहा, राजनीति में जाति तो रहेगी। ठीक, और कब तक रहेगी? जब तक तहसीलों से प्रमाण पत्र जाति के बांटे जाते रहेंगे। आप क्यों बांटते हैं? आप बंद कर दीजिए जाति के प्रमाण पत्र बांटना। तो जाति इस देश की सच्चाई है, वो चाहे आप साउथ में चले जाइए चाहे नॉर्थ में चले जाइए। अभी अगर आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो यही इन्हीं को लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहां पे। ठीक, वो कोई अलग नहीं है। यहाँ पे एक बात आई कि एसपी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और बसपा सब साथ आ जाए। तो भैया 2017 में साथ में आए थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या हाल हुआ था? 47 और 7 पे अटक गए थे। 2019 में बसपा और सपा साथ में आए थे। देखिए सिंह साहब, गए तो आप भी अखिलेश यादव के साथ, आपने भी क्या कर लिया? उनको सरकार थोड़ी बनवा दी। आप तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाए बगैर वापस लौटेंगे।
बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बात चलिए अनिल तो दुबे जी मेरी काफी बात सुन लीजिए, नहीं नहीं आपने 10 कमेंट कर सेकंड दिया, देना मेरी हमें बात दे तो सुन दीजिए भाई लीजिए, साहब, मानस जी। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। 47 से 111 ऐसे ही नहीं पहुंच गई समाजवादी पार्टी, बेशक सरकार नहीं बनवा पाए, लेकिन आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर 5 जिले मैं पहले गिनवाता हूं। 5 जिले में 42 सीटों में से भाजपा को उस समय 7 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 में इन्हीं 5 जिलों में 42 में से लगभग 39 सीटें भाजपा को मिली थी। उसके अगले जो 10 जिले हैं वहां पे लगभग 40 से 45% सीटें भाजपा को मिली थी, 55% सीटें हमने सपा को दिलवाने का काम किया था। उससे आगे के 10 जिले हैं जहां पर सपा का खाता भी नहीं खुला था उससे पिछले चुनावों में, वहां हमने 40% तक सीटें दिलवाने की कोशिश की और दिलवाई हैं। यानी कि मैंने 25 जिलों का खाका आपको पूर्वांचल के बता दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम गए तो सरकार बनवा देंगे, लेकिन हम वो शून्य हैं जो आगे लड़ेंगे। तो बिल्कुल 2019 में क्यों नहीं जीत लिए? आप 2019 में अकेले इन जिलों में लड़े थे तो कितना वोट पा गए थे? नहीं, वोट हम कम सीटों पर लड़े थे, वोट का प्रतिशत कम था, लेकिन मैंने आपको बताया ना जीरो। आप सुनते नहीं है, आप अहंकार में डूबे हुए हैं। सत्ता चली गई है ना तो अभी भी वो अहंकार है, आप सुनते नहीं है। मेरा आखिरी सेंटेंस का आखिरी वाक्य यही था कि हम शून्य हैं, आगे लगाएंगे तो कुछ और है, पीछे लगेंगे तो कोई और मतलब है। आप कहीं भी आगे रख लीजिए। और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। अनिल दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में भी बहुत सारे तीर हैं उनके पास, और त्रिशूल का जो एजेंडा है उनका अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या में आप जानते ही हैं कि 2024 में भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य का एक फेज पूरा हो जाएगा और रामलला विराजमान हो जाएंगे, भव्य आयोजन की तैयारी है। निश्चित तौर पर उस वक्त जो देश का माहौल होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके की लहर होगी। लगता है कि पीडीए कहीं ठहर पाएगा उसके आगे। देखिए मानस जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र की सरकार में आई थी और 2014 में जिन वादों के साथ इन्होंने सत्ता संभाली थी उन एक भी वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरे टर्म में भी आ गए और उन वादों को इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। इनके पास जो एजेंडा है वो एजेंडा ये धर्म के नाम पे ही बने रहना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पर ही राजनीति करना चाहते हैं, ये कोई काम तो करना नहीं चाहते। इन्होंने कहा था हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, लेकिन लागत जरूर 4 गुना बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। ये बताओ ये कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया। इन्होंने कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को देने का काम करेंगे। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में तबाह है, बर्बाद है, उसके पास तो ना तो दवा के पैसे हैं, ना पढ़ाई के पैसे हैं, ना वो अपने बच्चों की शादी ब्याह कर पाता है क्योंकि उसे लागत का मूल्य नहीं मिल रहा। उसकी लागत जिसका 1.5 गुना मूल्य तो छोड़िए, उसके बकाये का भुगतान सरकार नहीं कर रही, लेकिन सरकार अपने गाल को बजाती रहती है। सिक्किम में जो कुछ हुआ आपने देखा, किस तरह महिला उत्पीड़न हुआ है सिक्किम में, और प्रधानमंत्री जी लगातार सदन में उनसे बोलने को कहा गया, उन्होंने सदन में नहीं बोला, और बोला भी जब मुंह भी खोला तो किन मुद्दों पर खोला। तो सवाल इस बात का है कि आज घोसी में चुनाव हुआ, घोसी में पूरी सरकार लगी हुई, इनकी सरकार के सारे मिनिस्टर वहीं पर डेरा उतर जाने हुए थे, एक एक गांव में एक एक मिनिस्टर कैद कर रहा था, लेकिन वहां की जनता ने इनको नकारने का काम किया। वहां पर इनकी जो जाति धर्म की राजनीति थी उसको नकारने का काम किया। अगर ये घोसी जीते होते तो आज पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे होते कि हम जो है हमने पूरे विपक्ष को साफ कर दिया है। आज जब इंडिया गठबंधन मानस जी बना है, इंडिया गठबंधन का जो जोर है वो पूरे देश में है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है। इंडिया गठबंधन जनता की भावनाओं के अनुरूप बना है। जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन इस देश में सरकार बनावे और जो इनकी तानाशाही है, जो इनका जो है झूठ का पुलिंदा है, इसको जो है खत्म किया जाए। इन्होंने देश की 80 करोड़ जनता को मानस जी 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया है, और जो इंडिया गठबंधन बना है ये देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, ये देश की जनता को लाचार बना देना चाहते हैं। ये देश की जनता के साथ ना तो ये किसानों के साथ है, ना ये मजदूरों के साथ है, ना नौजवानों के साथ है, ना ये महिलाओं के साथ है। इनको तो केवल धर्म का और जाति का सहारा लेना है।
और धर्म और जाति की देश के हिंदू में हकीकत है। प्रोफेसर रविकांत जी से ले लेता हूँ, अपने साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत स्वागत है रविकांत जी। अगर आप मौका दें तो जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, मौका दें तो। मैं आपके पास आता, लेकिन प्रोफेसर साहब वेट कर रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा। जी जी। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से घोसी के उपचुनाव के नतीजे आए, आपको पता ही है 2024 में भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने बनारस, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे उस वक्त, और बनारस की धरती को उन्होंने चुना, जो कि कह सकते हैं कि धर्म की राजधानी, धर्म की नगरी है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी देश के सामने एक हिंदुत्व का चेहरा था, जो कट्टर हिंदुत्ववादी था। उस वक्त तमाम तरीके के पत्रकार हम लोग भी देखते थे, मीडिया में रिपोर्ट्स करते थे, किस तरीके से एक हिंदुत्व की लहर पूरे देश भर में दिखाई पड़ रही थी, और वही एक तरीके से इतने प्रचंड बहुमत का आधार भी बनी। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को उस वक्त मानते थे कि जो विकास का मॉडल रखा गया वो 2% है, हिंदुत्व का चेहरा जो है वो 98% है, जो जनता के प्रति आकर्षण पैदा कर रहा है। क्योंकि ये उसी वक्त की बात थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसी वक्त की बात थी जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। उनके एक बयान को बहुत उछाला गया कि इस देश के संसाधनों को पहला हक मुस्लिमों का है। उस तरीके के बयान उस वक्त बहुत चर्चा में रहते थे। एक दशक के बाद लगभग वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए का फार्मूला है उसको काउंटर करने के लिए एक बार फिर से अयोध्या, काशी, मथुरा इनका सहारा ले सकती है? हिंदुत्व के नाम पे एक बार फिर तमाम जो जातियां हैं उनको समाहित कर सकती है, यानी जाति का जवाब धर्म के आधार पर दिया जा सकता है? प्रोफेसर साहब, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे असहमत हूं, और इसलिए कि मैं कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीतती है। ये केवल एक नैरेटिव है, और उसकी कामयाबी ये है कि वो नैरेटिव बनाने में बहुत सिद्धहस्त है, उसके पास बहुत सारे संसाधन है, लेकिन इसके भीतर जो असल उसकी मजबूती है वो है सोशल इंजीनियरिंग। और मैं इसको एक मुहावरे में कहता हूं कि हिंदुत्व के भीतर कांशीराम साहब को फिट किया है बीजेपी ने। अगर हम उत्तर प्रदेश को ही देखें, जहां आप त्रिशूल की बात कर रहे हैं, वहां पे उसने अति पिछड़ी जातियों को, नॉन जाटों, दलितों को अपने साथ बहुत मजबूती के साथ जोड़ा हुआ। आपके साथ राजभर पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बीजेपी की जो ताकत है वो अति पिछड़ा है और नॉन जाटो, दलित है, और ये जातियां हिंदुत्व की वजह से उनके साथ नहीं है। कुछ अपवाद हम मान सकते हैं, कुछ लोग हिंदुत्व के बदौलत वोट कर सकते हैं, लेकिन वो समूचा समाज हिंदुत्व की वजह से है, वो नहीं है। दरअसल एक समय वो था जहां आप कह रहे थे कि विकास का मॉडल भी दिखाया गया था, जो सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से थी, और इतना झूठ बोला गया था। जैसे अभी आपने कहा कि मनमोहन सिंह का वो बयान तैर रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये अर्ध सत्य है। उन्होंने असल में जो बात कही थी वो ये था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का है। तो उसको काट करके ये चलाया गया कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और उसका सांप्रदायिक कार्ड बना करके खेला गया। तो ये जो झूठ का जो खेल होता है ना, वो असल में विभाजन पैदा करता है, और भारतीय जनता पार्टी इस काम में बेहद माहिर है और बेहद सफल है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो इसलिए चाहे वो काशी का मामला हो, मथुरा का हो और मंदिर का हो, और अगर वो हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीत रहे होते तो आप यकीन मानिए कि वो संजय निषाद के सामने, अनुप्रिया पटेल के सामने, ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटने नहीं टेक रहे होते। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है ये लोग, और इनको ये अपना फायदा उठा रहे हैं। जो जिस तरह की मौका परस्त राजनीति हो रही है इस समय, और मैं इसको कहीं गलत भी नहीं मानता। दरअसल जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हुई है पिछले 25-30 साल में, उसमें आप देखिएगा जो मजबूत ओबीसी की जातियां हैं उनको राजनीति में सशक्त होने का अवसर मिला, और उन्होंने इन जातियों को जो अति पिछड़ा है उसको उतना अवसर नहीं दिया, या वो पीछे छूट गए। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर काम किया और वो अपने साथ गोलबंद करने में कामयाब हो गए। तो असली जो खेल है वो है सामाजिक समीकरण का। इतनी पैनी सोशल इंजीनियरिंग की है कि कांशीराम से भी ज्यादा पैनी
उन्होंने जातियों को जोड़ा था, इन्होंने उपजातियों को उठा करके जोड़ लिया है और उसमें बाकायदा विभाजन पैदा करके। इतना विभाजन इसके पहले किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व के आधार पर जीतती है, मैं मानता हूं कि वो हिंदुत्व के बलबूते नहीं जीतती है। असल में वो सबसे ज्यादा और सबसे आक्रामक जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है और यही उसका जीत का मूल मंत्र है। ये त्रिशूल से काम नहीं चलेगा। चलिए, करमवीर आजाद जी हमारे साथ मौजूद है। करमवीर आजाद जी, दलित वोट बैंक आपने देखा किस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हुआ। सेंधमारी तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि गैर जाटो दलित तो पहले ही गोलबंद हो गया था भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब उसके पास एक दूसरा विकल्प इंडिया के तौर पर, ऐसे में अगर बहन जी अलग चुनाव लड़ने का फैसला करती, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर उनका तो पूरा जनाधारी खिसक जाएगा। जी मानस भाई, मैं प्रोफेसर साहब की एक बात से चूंकि मैं उस समर्थन नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू वोट बैंक और हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ये हिंदू धर्म के नाम पे तो चुनाव लड़ती है, साथ में ये लड़ती एंटी हिंदू। अभी ये जो त्रिशूल का मामला, मैं क्लियर कर दूं आजाद साहब, मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू के नाम पर वोट नहीं मांगा। मैंने कहा जीतने का उसका जो कारण है वो अति पिछड़ी जातियां और नॉन जाटो दलित है। वो हिंदुत्व के भीतर सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, तो वो शायद आपके समझने में है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात से, इस बात से मतलब उपजातियों में, मतलब जातियों के उपजातियों में घुसने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वो धर्म का सहारा लेकर के किया है। प्रोफेसर साहब, मैं आपको बता दूं, अभी जो त्रिशूल का मुद्दा चल रहा है, त्रिशूल का मुद्दा इन्होंने मतलब कहा कि केवल हिंदुओं का, जो जिनको धमकी मिल रही है उनको शस्त्र बनाने का काम करेंगे। जो ये इन्होंने कार्ड खेला है, ये क्या है? ये हिंदुत्व नहीं है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, पूरे भारत देश में जो राष्ट्र विरोधी कानून है, जो देशद्रोही कानून है, जिस तरीके से हवाला का पैसा, क्या भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष की पूरे कार्यकाल पूरा हो गया है और 10वां वर्ष, अब चुनाव 2024 में क्या हवाला बंद हो गया? मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि हवाले का पैसा नहीं बंद हुआ क्या? पूरे भारतवर्ष में हिंदू कार्ड खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी, स्लॉटर हाउस बंद हो गए। स्लॉटर हाउस क्या बीफ का एक्सपोर्ट नहीं होता है? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये बताइए, क्या जो स्लॉटर हाउस है वो किनके हैं? ये बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी कि वन नेशन वन एजुकेशन को क्यों नहीं करती है? ये आए हैं दलित समाज के हितैषी, देश के हितैषी, देश के उत्थान की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि वन नेशन वन इलेक्शन होना, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन मेडिकल होना चाहिए? आज जो है एजुकेशन ने इतनी ज्यादा विभेद पैदा कर दिया है। मेडिकल को ले लीजिए, मेडिकल एजुकेशन को ले लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति का लड़का अगर वो एमबीबीएस करना चाहे तो नहीं कर सकता। आप एजुकेशन प्रणाली को ले, वो देखिए करमवीर आजादी जो बात कह रहे हैं, बात बहुत हद तक सही है, लेकिन ये एक मिनट मैं आपको बता दूं। आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, बेसिक एजुकेशन की जितने सरकारी विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरा डेटा है मेरे पास आरटीआई का, और कहेंगे तो मैं निकाल करके किसी दिन पूरा डेटा कैलकुलेट करके बता दूंगा। जो उत्तर प्रदेश में जब सेशन खत्म होने वाला होता है दिसंबर में, तब पुस्तकों का वितरण होता है। ये भारतीय जनता पार्टी और पूर्व की सरकारों में भी यही हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूर्व के सरकार में बहुत अच्छा, वो जैसे सेशन शुरू हो रहा था वैसे पुस्तकें बंटना शुरू हो गई थी,
ये जानते हैं कि अगर हम इन गरीब मजलूम मजदूर को अगर शिक्षित कर देंगे, एजुकेट कर देंगे, तो वो सवाल पूछने खड़ा हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भी जो दल है, चाहे आज क्लास की बात नहीं करता हूं, आज कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज क्लास में बढ़ गया है, अपर क्लास और लोअर क्लास की बात मैं कर रहा हूं। जो ये सिस्टम चलिए आलोक वर्मा जी के जवाब कहाँ ये सब बातें कर आलोक वर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक वर्मा जी, जिस तरीके की बात जो करमवीर आजाद जी कह रहे हैं, ये बगैर मतलब अहमद भाई, ये बगैर मतलब की बातें हैं। ये अरे साहब डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, जिस सब्जेक्ट हो रही है समय मत किल करिए, उस विषय पे जितना बोलना बढ़िया बोलिए। अब इसमें विद्यालय और स्कूल और शिक्षा इसमें तो सरकार का मेरा निवेदन यही था। अहमद भाई नहीं है। उनसे लेंगे। आलोक वर्मा जी, जिस बात का जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि आपने बहुत खूबसूरती से या कुछ यूं कहें कि बहुत चालाकी से आपने पिछड़ी जातियों की जो उपजातियां हैं उनके बीच में एक सोशल इंजीनियरिंग करके और हिंदुत्व का एक माहौल बना करके आप लगातार चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतते आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। एक बार फिर आपको लग रहा है कि अयोध्या से आप लोग रामबाण चलाएंगे और 2024 का किला फतेह कर लेंगे? नहीं मानस जी, मेरा सोचने का तरीका थोड़ा जुदा है। हिंदुस्तान की जनता तो पहले से ये कहती रही है जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जो दूसरे सियासी दल हैं, अगर उत्तर प्रदेश को हम सामने एक उदाहरण के तौर पे रखें, तो जो दूसरे सियासी दल हैं वो वादा करते थे, समीकरण जोड़ते थे, और जब सत्ता में आते थे तो दरकिनार कर देते थे। कुछ खास लोग जो है सत्ता की मलाई जिसे आप कहते हैं, सत्ता की मलाई उनके हिस्से आती थी। आप चाहे बसपा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए। समाजवादी पार्टी में आप हमेशा कहते हैं ना, अभी भी शायद कहते हैं कि यम और वाई आपका या यम और वाई हमारा, मीडिया के साथ ही कहते हैं। जब बसपा आती थी तो वो भी इसी तरह के कुछ समीकरण बनाती थी। कभी किसी सतीश मिश्रा जो कभी वकील थे और अचानक एक राजनीति में आ गए, और फिर उसके बाद एक समुदाय विशेष का सारा वोट जो है बसपा की तरफ शिफ्ट हो गया। चलिए ठीक है, ऐसा तो है नहीं, कुछ जमाने में केवल दलितों का और केवल ब्राह्मणों का वोट बसपा के हिस्से आया था, और भी जातियां रही होंगी, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कुछ खास जातियों के लिए काम किया, और जो बाकी जातिगत समूह था उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी इसी मामले में थोड़ा इतर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जब सबका प्रयास की बात हम जब करते हैं तो हमारा चिंतन मनन सबके लिए होता। हम केवल नारा नहीं देते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नहीं साहब, हम सबको लेकर के साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण भी उतना ही कंफर्ट फील करता है जितना क्षत्रिय करता है, जितना कुर्मी करता है, जितना यादव करता है, जितना निषाद करता है, जितना राजभर करता है। दूसरी बात जो सबसे अहम होती है राजनीति में, आप वादा कर रहे हैं, आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो आप ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, जब आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप वो करते हैं कि नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में हमने जो कहा, जो हमने चिंतन मनन किया कि मैं पूरा बोल रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोगों की सबकी बातें मैंने सुनी है और बहुत गंभीरता से सुनी है। सबका जवाब उसी में समेटूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, राम जन्मभूमि आंदोलन है ये जैसे मैंने पहले कहा था मानस भाई, ये केवल कोई मंदिर, किसी अयोध्या में कोई मंदिर बनना था, नहीं, पूरे देश का जो विजन है, पूरे देश का जो मानस है वो इसमें जुड़ा था। ये हमारी पीढ़ी में शायद एक पहला आंदोलन था जो आंदोलन के तौर पे खड़ा हुआ। अयोध्या में एक मंदिर खड़ा होना है, मंदिर आंदोलन के तौर पे खड़ा हुआ। तो आज मंदिर बना है। पहले की सरकारें भी ये कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। पहले की सरकार भी रास्ता निकाल सकती थी। बनारस के मंदिर टेम्पल का जिक्र आपने किया है, पहले की सरकारें भी वहां बनारस में कुछ बेहतर स्थितियां दे सकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने दिया है। मथुरा के बारे में भी सोच सकती थी। मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं एक तरीके से आप कह लीजिए, या फिर जो महिलाओं की दशा है उनके बारे में चिंतन मनन कर सकती थी, लेकिन नहीं, उस समय तराजू लेकर के लोग चलते थे। इनका साथ हमको मिला है, इनके बारे में सोचेंगे, बाकी को दरकिनार करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उस दिशा में वो आगे बढ़ी है। आज हमको सबका साथ मिल रहा है, हमें चाहे वो राजभर हो, आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, आप उनको अगड़ा कह लीजिए, आप उनको पिछड़ा कह लीजिए, आप
आप उनको अति पिछड़ा कह लीजिए, आप उनको दलित कह लीजिए, दलित पे भी बंटवारा कर लीजिए। नहीं साहब, अगर कोई इस समाज में है, अगर उसकी कुछ हिस्सेदारी है, सत्ता से वो कुछ चाहता है, अपने समाज का अपना भला कुछ करना चाहता है, तो सत्ता की यही जिम्मेदारी है। तो हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, इसीलिए बाकी पार्टियां आज दरकिनार हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में ये आसान काम नहीं था। 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज करती रही है, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का भी आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और कांग्रेस को उस समय खाट सभाएं निकाल रही थी, लेकिन फिर भी हम जीते। 2019 में जैसे हमारे एक साथी कह रहे थे कि सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, ऐतिहासिक गठबंधन था, बिल्कुल ऐतिहासिक गठबंधन था। बहुत सारे साथी कह रहे थे, पूरा देश कह रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नामलेवा नहीं रहेगा। हमने 15 सीटों पर समेट दिया, 10 सीटें इनको मिली, 5 सीटें उनको मिली। अभी 2022 का इलेक्शन था, बहुत सारे साथी उधर गए, राजभर हमारे साथी बैठे हैं, प्रवक्ता साहब राजभर भी उधरी की तरफ गए थे, ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ उनको लगा कि अब नॉर्मल फील वो कर रहे हैं। आप कुर्सी पे बैठाते तो हैं, अपना दल का एक टुकड़ा उनके साथ गया तो आपने एक फोटो रिलीज की, अखिलेश यादव जी ने एक फोटो रिलीज की जिसमें उनकी नेता को 20 की कुर्सी पे बैठाया। उसके बाद में क्या हाल आपने उनका कर दिया। राजभर जी का क्या हाल समाजवादी पार्टी में है कौन नहीं जानता। शिवपाल यादव जी जो अपना सब कुछ समेट करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए, एक दिन झंडा बदला, अपनी गाड़ी का झंडा इसमें लगाया, उनकी गाड़ी का झंडा उतारा, तो उसके बाद आप उनको किस कंडीशन में रखते हैं। तो ये तो आपका अपना परिवार है, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी कौन उसका प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत सारे 10 लोगों से नाम आप पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि 6 लोग तो बता ही नहीं पाएंगे। आप हमारे समाज से पूछे तो मेरे समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, और एक ऐसे समाज कुर्मी समाज के हैं जो बहुत जागरूक जाति मानी जाती है पिछड़ों में। आप पूछ लीजिए 5 लोगों से कि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कौन है। केवल एक आदमी, चाहे आप उनको प्रदेश अध्यक्ष कहिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, चाहे उपाध्यक्ष कहिए, चाहे महामंत्री कहिए, केवल एक आदमी समाजवादी पार्टी में है, एक आदमी बसपा में है, एक आदमी कांग्रेस में है। मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल का जो फैलाव होना चाहिए वो सभी जातियों में होना चाहिए, सभी चेहरे उसके साथ शामिल होने चाहिए, तभी उस पार्टी के ऊपर दूसरे लोगों का भरोसा होगा। एक बात हेमंत तिवारी जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। हेमंत जी, प्रोफेसर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग का जो माइक्रो लेवल है, बहुत जमीनी स्तर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पीडीए का जो फार्मूला लेके भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चल रहा है, आपको लगता है कि उनका माइक्रो मैनेजमेंट काम आ जाएगा? अभी भी आपको उम्मीद लगती है? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि घोषी उपचुनाव के नतीजे ने एक तरीके से ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया एक इतनी बड़ी चुनौती बन के खड़ा होने जा रहा है जिससे शायद मुकाबला कर पाना एनडीए के थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा भी कहूंगा, 100 बार कहूंगा कि जब तक एक के सामने एक नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई नहीं आ सकता। फिर 10, 5, 2, 1 में सिमट जाएंगे। नोट करिएगा, इतिहास गवाह है, रिसेंट पास्ट इसको इस्टेब्लिश करता है। दूसरी बात, इसको आप मिसाल नहीं मान सकते। जिस गेम में एक बहुत बड़ा प्लेयर ना हो, आप उसको एक नोमा, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, 100 बार कह रहा हूँ, भाजपा आ रही है, बुरी तरीके से आ रही है, लेकिन इसको आप एक मिसाल के तौर पर रख करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सी चीजें बदली हैं, बदलने वाली हैं, कैंडिडेट वहां मैटर करता था। तीसरी चीज, रविकांत जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं किसी का पक्ष नहीं करता हूँ, सबके लिए बराबर सोचता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ संतुलित रहे, जो देखता हूँ वही बोलूं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा बंटवारा करवा दिया? अरे साहब, ये धार्मिक आधार पर तब से है। आप उत्तर प्रदेश के पिछले 30-35 वर्षों के दौरान हुए दंगों को याद कर लीजिए। शहरों में दंगे होते हैं तो पंडित जी बाबू साहब इधर किनारे हो जाते हैं। एक दूसरे संप्रदाय से मोर्चा कौन लेता है? सोनकर बिरादरी लेती है, खटिक बिरादरी लेती है। ऐसे गांव में पासी तो खटिक और पासी तो उनके साथ थे और आज से नहीं थे, और धीरे धीरे ये धर्म के आधार पर उनके साथ हो गए। इसमें कौन बंटवारा नोचना और इनको चीड़-फाड़ कर देना? हाँ, वर्षों से आरएसएस वर्षों से काम कर रही है, 30 साल से काम कर रही है, वनवासियों पर, जनजातियों पर, अनुसूचित जाति पर वर्षों से काम कर रही है।
जो एक्सपर्ट्स माने जाते थे उनके यहाँ जाना, खाना, मिलना, बैठना, बात करना, तो एक दिन की बनाई हुई जमीन नहीं है। दूसरी चीज, जब आपको सफलता मिलने लगती है तब आप देखते हैं कि इसको मुकम्मल कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कर रही है। ऐसे कोई हर चुनाव में जितने लोग बैठते हैं, बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े नेता, हर पार्टी प्रवक्ता, मतलब क्या क्या नहीं उखड़ गए, चले गए, वो 4 बार के क्यों जीत रहे हैं भाई? हवा जीत रहे हैं, हर बार खुर्री मार देते हैं कि जादू चला देते हैं कि डकैती डाल देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जीत रहे हैं तो उनके पास जीतने का इंग्रेडिएंट है, क्योंकि तो मसाले पर ही चीजें लड़ी जाती है, सामने आती हैं। और इस बार का जो मसाला सुनिएगा, क्षमा कीजिएगा, इसमें से जितने लोग हैं, कोई भी अगर बनारस जाएगा और काशी विश्वनाथ के नए शक्ल को देखेगा, उसको रोज एक बार जरूर खड़े हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएगा, अरे बाप बाप। हम भी पूजा करते हैं, आप में भी सब लोग करते होंगे। अयोध्या जाएंगे, ये लगेगा ठीक है, उनको मौका मिला, मैं तो कैपिटलाइज किया। 2017 से योगी सरकार बनने के बाद आप देखिए, जो रिलीजियस टूरिज्म है उस पर कितना बदल पाया और क्या क्या काम नहीं हुआ। क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि अयोध्या में 8-8, 7-7 5 स्टार होटल आएंगे, एयरपोर्ट आएगा? पहले लोग ध्यान नहीं था, लोगों ने क्यों नहीं? जो गलतियां आप अपोजिशन के लोगों ने की, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस जैसी पार्टी के सत्ता में नहीं आने या बढ़िया मजबूत न होने मुझे तकलीफ होती है। बहुत चीजें कांग्रेस में होती है, और आप देख लीजिएगा, हमेशा देखिएगा, बड़ी बड़ी जो जाति खाते बटी चीजें हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे मुसलमान, धीरे धीरे कांग्रेस को आकर्षित होगा, और कांग्रेस कमजोर है। मैं ये कह रहा हूं कि आप सब लोगों ने जो गलतियां की, जो कमियां आपकी रही, उसी का तो फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। वरना कौन से जादू लगा भारतीय जनता पार्टी की रूलिस चली आई थी कि सोना बांट दिया लोगों को और खाली झूठ पे ही 4 बार चुनाव जीत लिया। कहने को, और जिसका फ्रस्ट्रेशन हो फ्रस्ट्रेशन निकालता है, परिणाम ले रहे हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, परिणाम ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं साहब? और आप देखिएगा, ये जो हिंदुत्व का, बस एक पंक्ति बता रहा हूं, हिंदुत्व का जो एजेंडा उन्होंने शुरू किया है वो कहीं न कहीं से एक लाइन आ ही जाता है। और अपोजिशन सबसे बड़ी, जैसे अभी आपने देखा, क्या जरूरत थी उनके बेटे को इस तरह के बयान देने की, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को? कांग्रेस के कई लोग ऐसे बोल जाते हैं, बयान कर जाते हैं, तो इसका उनको फायदा मिलता है। वो जानते हैं कि गेम है, गेम में आप जितना इरिटेट करोगे अपने अपोजिशन को, वो उतना फ्रस्ट्रेट होगा और आपका काम बनेगा। वो इस शरीर काम कर रहे हैं, इसलिए आज वहां है। चलिए, विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, इस चर्चा में शामिल हो गए। विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्वागत है आपका इस चर्चा में, आप शामिल हुए। माफ करिएगा देर से शामिल हुआ। हम लोग बहुत देर से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पीडीए के जवाब में एनडीए के पास त्रिशूल है, त्रिशूल यानी उसके पास काशी है, उसके पास मथुरा है, उसके पास अयोध्या है। 2024 में अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूरा देश उस समारोह में शामिल होगा। एक दौर वो भी था जब मंडल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेकर के आई। एक दौर ये भी है कि इंडिया के जवाब में बीजेपी भारत लेके सामने खड़ी हुई है। और ये भी आप जानते हैं कि काशी, अयोध्या और मथुरा का लगातार विकास हो रहा है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिसके सामने शायद पीडीए ना ठहर पाए, क्योंकि चुनाव आते आते ऐसा माहौल देश में बन जाएगा कि लोग एक बार फिर हिंदुत्व के छतरी के नीचे तमाम जातियों को समाहित करने में बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है वो कामयाब हो जाएंगे? क्या लग रहा है आपको विजय जी? देखिए महाराज जी, 2009 का जो चुनाव था जिसमें यूपीए दोबारा जीती थी, वो उस चुनाव में जो पब्लिक के लिए इन्होंने मनरेगा वगैरह काम किया था, किसान की माफी की थी, उससे जीते थे। गरीबों के लिए काफी काम किया था। अब उस मॉडल को अगर आप देखें, वो मॉडल 14 में फेल हो गया, क्योंकि नया कुछ इन्होंने किया नहीं। 14 में मोदी जी आए, और मोदी जी आए तो अति पिछड़ा, अति दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, और अति दलित, अति पिछड़ों की वजह से बीजेपी 73 सीटें लोकसभा की जीत गई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देश भर में 280 समथिंग जीती थी। तो ये जो फार्मूला है सभी को जोड़ने का, एक्चुअली इसमें 2 काम किया मोदी ने। एक काम किया, सबकी उम्मीदें जगाई। दूसरी, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करके कम से कम भ्रष्टाचार के हो ऐसी कोशिश करते हुए उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया। अब जब फायदा जो पहुंच रहा है वो आज भी पहुंच रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, अभी जल शक्ति योजना, यानी जिसके घर पे नल लग रहा है
पानी आ रहा है, हम कहते हैं योजना में भ्रष्टाचार है तो विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन नल से पानी आएगा तो लोग किसको वोट देंगे? जो महिलाएं दूर से ला रही थी या हैंडपंप से कोशिश करके या कुएं से खींच के पानी पी रही थी, अशुद्ध जल पी रही थी, अब पूरा परिवार पी रहा था, बच्चे बीमार हो रहे थे, तो उनको अगर नल से जल मिलेगा तो किसको वोट करेंगे? जिनको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, पहले लोग कहते थे लोग भूखों मर रहे हैं, अब कहते हैं मुफ्त में अनाज देके लोगों को बेकार कर रहे हैं। मतलब दोनों स्थितियां विपरीत हैं। अगर लोगों के पास अनाज नहीं तो लोग भूखों मर रहे हैं, अनाज मिल रहा है तारे बताइए लोगों को जो है आलसी बना रहे हैं। तो लेकिन जो लाभार्थी है, जिसके पास अनाज पहुंच रहा है, वो खुश है। प्रधानमंत्री आवास कितनी बड़ी तादाद में लोगों को मिल रहा है, और जो जितना अमाउंट 2 लाख से ऊपर वो दे रहे हैं गांव के लिए, वो सफिशियंट है। थोड़ा पैसा अगर अपने पास से आदमी लगा दे तो एक अच्छा 1 कमरा 2 कमरा का घर बन जाता है और टिकाऊ घर बनता है। इस तरह से सैकड़ों योजनाएं इनकी हैं, और इन योजनाओं का लाभ, हम कहते हैं उज्ज्वला योजना में गैस नहीं लेते, खरीदते, एक असेट तो घर में रखा है, रिश्तेदार दामाद आएगा तो सिलेंडर कहीं से इंतजाम करके वो चूल्हे पे घर पे बनाएंगे। शौचालय में 12,000 रुपए मिले, शौचालय जैसे भी बनाए हैं लोगों ने, अभी कंडे उपले बांध रहे हैं, उसमें स्टोर रूम के तौर पर यूज कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो कंडे उपले बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब गरीबों के लिए कोई कुछ काम करता है तो वो असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो अभी जातीय जनगणना की बहुत बात होती है, अगर आप देखें तो 5 जातियां 79 में से 5 जातियां हैं जो राजनीतिक वर्चस्व बनाए हुए हैं। नंबर 1 पे यादव है, नंबर 2 पे कुर्मी है, नंबर 3 पे लोधी है, नंबर 4 पे जाट है। इन्हीं लोगों का दबदबा है। अब आप जब जातीय जनगणना की बात करते हैं या भाजपा सबके विकास की बात करती है, तो इन बाकी जो 70 जातियां हैं, कोई उनके बारे में भी जिक्र करता है क्या? आप इतनी डिबेट करते हैं मानस जी, इतना लंबा आपका करियर हो गया पत्रकारिता में, आप मुझे बताइए कि वो क्या नाम सुना है आपने 70 जातियों में से 50 जातियों का? उनकी आबादी 1%, 1.5%, आधा परसेंट वो है वोटर। 30% ऐसे अति पिछड़े हैं जो मोदी के वोटर हैं, और इन्हीं के बदौलत मोदी जीतते हैं। और अगर विपक्ष जो अपनी स्ट्रेटजी बनाए, देखिए ये कह रहे हैं घोसी से बहुत बड़ी क्रांति हो गई, मैं कहता हूं घोसी से बीजेपी अलर्ट हो गई, अति पिछड़ा अलर्ट हो गया। क्यों कि चौहान लोनिया बिरादरी हार गया, क्षत्रिय जीत गए। वहां किसने जिताया? वहां भूमिहार ब्राह्मणों ने जिताया, मुस्लिम्स ने जिताया, और दूसरी बिरादरियों ने जिताया। हारा कौन? राजभर हारे। कौन है राजभर? अति पिछड़े समाज से हैं। तो जो लड़ाई किस बात की है, ये मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। ये हुकुम सिंह कमेटी बनी थी जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, और इसमें पूरा डिटेल है, मेरे पास पूरा दस्तावेज रहता है, मैं हवा में बात नहीं करता, पूरा दस्तावेज लेके बैठता हूं। आप देख लीजिए कि क्या चीजें लोगों के पास, किस तरीके से वोटिंग का पैटर्न आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि जो ये लोगों के जन कल्याण के काम केंद्र सरकार से हुए हैं, इस तरह का काम, अब ठीक है इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन मॉडल बनाया किसने? इसको किया किसने? किया तो सरकार ने। तो बेनिफिट कौन लेगा? सरकार लेगी, उसकी रूलिंग पार्टी लेगी। उत्तर प्रदेश की योजनाओं का जिक्र भले न करे जनता, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करती है। मैं अगर नाम गिनाऊं तो लोग कहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं। कम से कम 2 दर्जन ऐसी स्कीमें हैं जो, हाँ, लोग 2 दर्जन ऐसी स्कीम्स हैं जिनका नाम विपक्ष नहीं जानता। नगर निगम का चुनाव हो रहा था, मैं कहता रहा कि स्मार्ट सिटी बोलिए, स्मार्ट सिटी बोलिए, लोग चुप थे। आखिर जिस दलित की बात आप करते हैं, आप दलितों में जाति बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी है? नहीं बता पाएंगे लोग। किसकी बताएंगे? 2 जातियों 2-3 जातियों नाम बता देंगे, भाई जाटो बता देंगे, पासी बता देंगे, कोरी बता देंगे। लेकिन ये अनुसूचित जाति आयोग ने रिपोर्ट दी थी हुकुम सिंह कमेटी को, मैं इसी का अध्ययन कर रहा हूं 2 दिन से। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कितनी जातियां कितना परसेंट है। 0.25% वाले जो वोटर हैं, 0.25% जो जातियां जिनकी आबादी है, आखिर वो भी तो वोटर है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, कैसे भरता है? हुआ ये, देखिए ये गिव अप किया, कोई बीजेपी ने आसमान से तीर नहीं तोड़ा। 7 से 12 की जो बसपा की सरकार थी, करमवीर जी बैठे हैं, उस बसपा की सरकार में 2 जातियों का दबदबा था, 2 का नहीं 1 का। दूसरी जात किसी तरह सरवाइव कर रही थी, और बाकी जातियां जो नहीं सर, उस जाटो और पासी समाज के कुछ लोग थे, बाकी तो किसी को कोई फायदा नहीं था। और करमवीर आजाद जी को याद होगा
कन्नौज में सबसे पहले दलित रसोइया नियुक्त करने का वहां के पंडितों ने, गांव के पंडितों ने विरोध किया, दकियानूस मूर्ख पंडितों ने। और मायावती जी ने दलित रसोइये विड्रा कर लिए। करमवीर आजाद पता नहीं उस समय सक्रिय थे कि नहीं, मैंने उसका विरोध किया, एक जर्नलिस्ट के नाते मैंने स्टोरी लिखी। मैंने लोगों से कहा कि भाई उस गांव में दलितों को, जो पंडितों का गांव है, वहां मिश्रा जी को भेजिए, दुबे जी को भेजिए, चौबे जी को भेजिए और जाके उनको समझाइए कि जमाना बदल गया है। लेकिन उनको नहीं समझाया गया, दलित रसोइये विड्रा कर लिए गए। आखिर कौन सा एजेंडा था? बाबा साहब के संविधान को कहां कुटी पे टांग दिया आपने? सत्ता के लिए, आप वोट बैंक की राजनीति के लिए आप अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो आपकी राजनीति चलेगी नहीं चलेगी। फिर हुआ क्या, ब्राह्मण समाज की कमेटी बनती थी, उसमें 2 जाटव, क्षत्रिय भाईचारा कमेटी 2 जाटव, कोई और कमेटी उसमें जाटव। एमएलसी का चुनाव हुआ 2010 में, हेमंत जी, एक जिले में एक व्यक्ति ने बहुत मदद की। मीटिंग हुई बहन जी से, बहन जी ने कहा ये कौन है जिसका नाम बताया जा रहा है, बड़ा काम किया? कहें साहब ये कोरी है। अच्छा, उसको कुछ नहीं मिला। 1 साल बाद जब उसे बताया गया कि नहीं ये जाटव है, तब उसे जिलाध्यक्ष बनाया गया, जब बहन जी को पता लगा ये जाटव है। तो आखिर जब इस तरीके की आप राजनीति करेंगे तो हुआ क्या, अति दलित जो थे वो शिफ्ट हो गए, वहीं से मन बना लिया था। फिर जब सपा की सरकार आई तो एक प्रोपोगेंडा बहुत भयानक किया गया कि सिर्फ सारी नौकरी यादव समाज को मिल रही है। मैं उससे सहमत नहीं था, प्रोपोगेंडा था, लेकिन राजनीतिक तौर पे उसको काउंटर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। पिछड़ों में से सबसे ज्यादा आबादी, जैसे दलितों में सबसे 50% से ज्यादा 55% जाटव हैं, वैसे पिछड़े वर्ग में सबसे बड़ा वोट जो है, यानी करीब 10% उत्तर प्रदेश की आबादी का, और पिछड़ों में 20% यादव समाज है। अब यादव को जब लगा कि जब ये मर्मरिंग हो गई, प्रोपोगंडा फैल गया कि 86 में से 54 एसडीएम यादव हो गए, तो उसका असर क्या हुआ? कुर्मी भाग गया, बाकी जो 79 में से बाकी जो 78 जातियां थी, उन्होंने कहा भाई यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हमको और कहीं देखना चाहिए। फिर जब मोदी जी आए तो मोदी जी पिछड़े समाज से यहाँ तेली अपने को जोड़ने लगा, दूसरी जातियां अपने को जोड़ने लगी, एसोसिएशन, उनको लगा कि आदमी कुछ कर सकता है, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने करके एक रिजल्ट दे दिया। नतीजा क्या हुआ? लाभार्थी आया वोटर, पहली बार। मैं 2009 में लाभार्थी मानता हूं। 2009 का लाभार्थी दुगुना होकर 2019 के लाभार्थी में कन्वर्ट हुआ और बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। ठीक है, घोसी बुरी तरह हारे हैं, लेकिन घोसी की हार लोकसभा में हो सकता है कंटिन्यू हो, मैं दावा नहीं करता कि ये सब जाए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो संकेत दिखाई देते हैं और जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको बाकी 70 पिछड़ी जातियां और जो 66 दलित जातियां हैं, उसमें से बाकी 60 दलित जातियों की चिंता करनी पड़ेगी। और जो ओम प्रकाश राजभर इसी बात की चिंता करते थे। विजय जी, समय चूंकि पूरा हो चुका है, समय हमको बार बार कहा जा रहा है। नहीं, थैंक यू। डिबेट चलते चलते एक कमेंट, जरन जी बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि मुझे 30 सेकंड का कमेंट मैं जयप्रकाश जी से मानस पूछना भाई, चाहूंगा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, उसको 8 साल तक दबाए रखा था। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई इनके समय में, उसको भी इन्होंने 7 साल तक दबाए रखा। महिलाओं और दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस और आरएलडी की सरकार है, सरकार में है। सबसे ज्यादा अपराध जो है देश के अंदर इसी राज्य में होते हैं महिलाओं और दलितों के प्रति। लगातार आप पे खड़े होकर देखिए, जिस बात मैं पूरा बोलना चाह रहा हूं, सच्चा कमेटी और रविकांत जी कर रहे थे, उसी बात को दोहराया हमारे साथी विजय उपाध्याय जी ने। देखिए, मैं गन्ना किसानों के ऊपर बोलना चाहता था। नहीं है जयप्रकाश जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मुझे इस डिबेट को समाप्त करना है। देखिए, मैं विजय उपाध्याय जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने मतलब लगभग बता दिया है, क्योंकि जिस कारण से बसपा से मोहभंग हुआ, सपा से मोहभंग हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो चल रही है, और जिसमें हकीकत है कि चाहे उच्च सदन हो, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, कृषि विश्वविद्यालय के बीसी हो, तो या अपराधियों के चयन में भी जिस तरह से घोर ठाकुर बाबा जी ने किया है, तो अब जाहिर सी बात है कि सवर्ण भी पूरा कर लो, बचा है सुनने का, तुम कहाँ बीच में कूद गए। तो एक तुमको हरा के देख लिया बाबा जी। योगी आदित्यनाथ भले एक जीत गए, सीएम हार गया, वो ऐसे नहीं है, वो वैसे ही हारे हो जैसे केशव हराए गए, जैसे मनोज सिन्हा हराए गए। अपने ऊपर मत लो, जाके पता कर लो, क्या हमें मालूम है कि गांव की लिस्ट में वहीं का रहने वाला है।
दूसरी चीज ये है कि ये निश्चित है, रुझान है इसमें। अगर राजपूत समुदाय चला गया, भूमिहार ब्राह्मण चले गए, अपर कास्ट चला ही गया। और मैं पहले विश्लेषण बताया हूं कि दलित अगर मनुवाद की गोद में बैठा है तो दलित विरासत इतनी कमजोर नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं, चाहे आप लाभार्थी बना लीजिए, चाहे कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो निश्चित रूप से बाबा साहब पेरियार की विरासत से अलग है। और जो बार बार एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, उदयनिधि को क्या जरूरत थी? उदयनिधि ने कुछ नया नहीं किया है, पेरियार का विस्तार है। क्या विवेकानंद गलत बोलते थे? दयानंद गलत बोलते थे? कबीर गलत बोलते थे? आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन चूंकि समय का बहुत अभाव है, समय खत्म हो चुका है। बार बार पीसीआर से कहा जा रहा है कि इस डिबेट को मैं समाप्त करूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे कि क्या आने वाले चुनाव में पीडीए का जवाब एनडीए तैयार करेगी, और वो जवाब क्या हो सकता है। क्या एक बार फिर से अपने त्रिशूल के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, यानी त्रिशूल से पीडीए की रणनीति को क्या वो परास्त कर सकती है? क्या अयोध्या, काशी और मथुरा का एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी? आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।